हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जैसे वीडियोस अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये जो पूरा का पूरा कंप्लीट टॉपिक अगर आपको चाहिए इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी, आईपीसी या एविडेंस एक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के जो कि नॉर्मली जुडिशियल सर्विसेज के अंदर एप्लीकेबल होते हैं, वो सारी वीडियोस आपको ऐप के ऊपर अवेलेबल होगी। और ऐप का लिंक जो है अवेलेबल है कहाँ पर? डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगा। तो आप वहां से जाकर के आप सीधे ऐप में जा सकते हैं और वहां से जाकर के आपको जो भी अच्छा लगे या आपको जो जरूरत की हो वीडियो, जो आप उसको वहां पर जाके परचेज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और सबसे बड़ी बात कि ये जो आपका जो परचेजिंग होगी वो बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर होगी, ओनली 3000 रुपीज पर मंथ के बेस पर ये अवेलेबल हो सकती है। ठीक है, सो आप फर्दर आगे की वीडियोस देखिए और समझिए चीजों को कि किस तरीके से हमें मिक्सअप करना है, किस तरीके से चीजों को लिंकअप करना है, किस तरीके से चीजों को रीड विद करते हैं सेक्शंस को मिला करके। ओके फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं वीडियो के साथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस अभी करने वाले हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोस्टली इंडियन पिनल कोड के जो कुछ प्रोविजंस है उसके बारे में बात करेंगे। आप सबको जैसा कि पता है कि इंडियन पिनल कोड के जो प्रोविजंस हैं, इंडियन पिनल कोड के भारतीय दंड संहिता के जो प्रोविजंस हैं वो भारत के बाहर यानी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेज के मामले में भी अप्लीकेबल होते हैं। कहने का बड़ा सीधा मतलब ये है कि अगर कोई भी अपराध भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर अगर कमिट किया जाता है तो उस केस में इंडियन पिनल कोड का एप्लीकेशन होगा। अब ये इन चीजों को समझने के लिए हम लोगों को किन किन सेक्शंस की जरूरत पड़ने वाली है, आज उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे डिटेल से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि अगर हम बात करते हैं भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर होने वाले अपराधों के बारे में, तो वहां पर हम लोगों को 3 सेक्शंस की जरूरत पड़ेगी, जिसमें सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा सेक्शन नंबर 4 इंडियन पिनल कोड। इसके अलावा देखना चाहिए सेक्शन नंबर 3, और इन दोनों को रीड विद करना चाहिए सेक्शन 188 सीआरपीसी के तहत। तो इन दोनों जो प्रोविजंस है आईपीसी और सीआरपीसी के, इसको कैसे किस तरीके से हमें डिस्कस करना चाहिए, इसके लिए मैं आपको शेयर करता हूं अपना स्क्रीन, और वहां से हम लोग समझते हैं कि क्या गया किस तरीके से डिस्कस किया जा सकता है। लेट्स सी, देखिए अगर मैं आपको यहां पर शो करूं तो आप देख पा रहे होंगे ये सेक्शन 4 है इंडियन पिनल कोड का। बहुत क्रिस्टल क्लियर यहाँ पर मैसेज दिया गया है। सबसे पहली बात ये हम लोगों को समझना चाहिए कि सेक्शन 4 इंडियन पिनल कोड बेसिकली है क्या। देखिए, सेक्शन 4 इंडियन पिनल कोड बहुत क्लियरली कहता है कि एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। इसका मतलब बड़ा क्रिस्टल क्लियर ये है कि जो हमारा इंडियन पिनल कोड है उसका विस्तार एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस के ऊपर होगा। यानी आपको फोकस करना चाहिए 2 वर्ड के ऊपर, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल और इसके अलावा ऑफेंसेस। तो वैसे अपराध जो कि भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर कमिट किए जा रहे हैं। अब बड़ा सीधा सा फंडा ये है कि भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर जो अपराध किए जा रहे हैं उसको या तो भारत का नागरिक कर रहा होगा या तो भारत का नागरिक के अलावा कोई भी दूसरा तीसरा चौथा व्यक्ति, विदेशी व्यक्ति कर सकता है। तो सेक्शन 4 बहुत क्रिस्टल क्लियर यहाँ पर कहता है कि अगर भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर कोई व्यक्ति जो कि भारत का नागरिक है और भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर है और उसने कोई अपराध कमिट कर दिया है, तब उस कंडीशन में, कंडीशन नंबर 1, और दूसरा कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि किसी पर्टिकुलर शिप पर है या किसी एयरक्राफ्ट पर है और वो शिप या एयरक्राफ्ट भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर रजिस्टर्ड है, तब उस कंडीशन में, या कोई भी व्यक्ति जो कि किसी भी तरीके से भारत के बाहर बैठा हो या भारत के बाहर से इंडिया के किसी भी कंप्यूटर को टारगेट करता हो, कंप्यूटर रिसोर्स को टारगेट करता हो जो भारत के अंदर अवस्थित है। ये 3 सिचुएशन बताएं। तो अगर हम लोग सिर्फ 2 सिचुएशन की बात करें तो यहां से हमारी चीजें बड़ी क्लियर हो जाती हैं। तो यहाँ पर एक बात तो क्लियर होगी कि 2 पोजीशन है, देयर आर 2 सर्कमस्टांसेस जहां पर भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर होने वाले सारे अपराधों पर इंडियन पिनल कोड का एप्लीकेशन होगा। इसके अलावा एक और चीज मैं आपको यहाँ पर शेयर करता हूं, वो है सेक्शन 3। सेक्शन 3 इंडियन पिनल कोड में भी इसी तरह की कुछ बात कही गई है। सेक्शन 3 इंडियन पिनल कोड कहता है कि पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया। बड़ा मतलब क्लियर कह रहा है, बड़ा क्लियर मतलब कहता है कि कोई भी पर्सन जिसने भारत के बाहर अगर कोई अपराध कमिट किया, देखिए यहाँ पर लिखा है
एनी पर्सन लाइबल बाय एनी इंडियन लॉ टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया। तो यहाँ पर सेक्शन 3 की अगर बात करोगे आप, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एनी पर्सन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब बड़ा क्लियर है। एनी पर्सन का मतलब हो गया कोई भी पर्सन। ये भारत का नागरिक हो सकता है या भारत का नागरिक नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसका ट्रायल चल सकता है भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर, भारत के कोर्ट के अंदर चलेगा। मानो कि इसने जो बाहर का जो अपराध है, यानी बाहर अपराध ना करके ये भारत में ही इसने अपराध किया है। बहुत सीधी सी बात है। नाउ अब दो चीजें क्लियर हो गई हमारे पास। दो चीजें क्या क्लियर है? पहली बात कि क्या इंडियन पिनल कोड का एप्लीकेशन भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर होने वाले अपराधों पर होता है? आंसर है यस। भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर होने वाले अपराधों पर इंडियन पिनल कोड का एप्लीकेशन होता है। तो हमें देखना क्या होता है? सिर्फ दो चीजें देखनी होती है। पहली बात हमें ये देखनी है कि क्या भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर अपराध करने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक है या भारत का नागरिक नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो भारत का नागरिक है तो आंख बंद करके आप कह सकते हैं कि उसके ऊपर इंडियन पिनल कोड का एप्लीकेशन होगा ही होगा। अगर वो भारत का नागरिक नहीं भी है, लेकिन उसने ऐसे जगह पर, ऐसे क्षेत्र पर जाकर के, यानी कि ऐसे शिप पर या ऐसे एयरक्राफ्ट पर अपराध कमिट किया है जो शिप या जो एयरक्राफ्ट जो है भारत के अंदर रजिस्टर्ड है, भारत के सरकार के अंदर, भारत सरकार के अंदर तहत रजिस्टर्ड है, तो वैसे मामले में वो विदेशी व्यक्ति या कोई भी नागरिक जो भारत देश का नहीं है, उसके ऊपर भी भारत का इंडियन पिनल कोड का एप्लीकेशन होगा। थर्ड पोजीशन यहां पर बहुत क्लियर कही गई है कि अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसने भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर अपराध किया है तो वैसे व्यक्ति पर भारत का आईपीसी एप्लीकेबल होगा, और वो इस कदर मानो एप्लीकेबल होगा मानो कि उसने भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर ही अपराध कमिट किया है। तो मैंने आपको 1 से 2 बार रिपीट करके सारी चीजें बता दी ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो। नाउ अब ये तो हो गई कहानी के एप्लीकेशन होता है, लेकिन इसका प्रोसीजर क्या होगा? व्हाट विल बी द प्रोसीजर फॉर दैट? तो जहां तक हम प्रोसीजर की बात करेंगे तो इसका प्रोसीजर जो आपको मिलने वाला है वो मिलेगा आपको सेक्शन 188 सीआरपीसी के अंदर। तो 188 सीआरपीसी क्या कहता है, जरा वो देख लीजिए। सेक्शन 188 सीआरपीसी कहता है कि कोई भी ऐसा अपराध जो कि भारत की सीमाओं के बाहर किया गया होगा, तब उस केस में प्रोसीजर क्या चलेगा। तो आपको बहुत क्लियर कर दूं मैं यहां पर कि 188 भी करीब करीब सेक्शन 4 की तरह ही बात करता है। यानी 188 सीआरपीसी भी यह कहता है कि अगर भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर कोई भी भारत का नागरिक अगर अपराध करता है तब, या भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर कोई भी व्यक्ति अगर अपराध करता है, भले ही वो भारत का नागरिक नहीं है, लेकिन वो ये अपराध भारत के किसी शिप पर करता है या भारत में रजिस्टर्ड किसी एयरक्राफ्ट पर करता है, तो वैसे दोनों टाइप के पर्सन्स को 188 सीआरपीसी के तहत हम क्या करेंगे? प्रोसीड करेंगे। मानो कि उसका जो है, उसका जो जुरिस्डिक्शन है भारत के अंदर होगा। लेकिन यहां पर एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग कही गई है कि ऐसे मामलों का विचारण या ट्रायल करने के पहले भारत सरकार का प्रीवियस सैंक्शन लेना जरूरी होगा। जो लाइन यहां पर आपको मेंशन की गई है, प्रोवाइडेड दैट नॉट विद स्टैंडिंग anything in any of the preceding sections of this chapter, no such offense shall be inquired into or tried in India except with the previous sanction of the central government। तो ये बात भी क्लियर हो गई कि भाई भारत सरकार का परमिशन, प्रीवियस सैंक्शन लेना पड़ेगा, उसके बिना आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकते हो। अब यहां पर एक क्वेश्चन होता है कि भारत सरकार का प्रीवियस सैंक्शन की जरूरत कब, किस कंडीशन में पड़ेगी और हर हालत में पड़ना है या नहीं पड़ना है। यानी क्या भारत सरकार का परमिशन लेना, प्रीवियस सैंक्शन लेना इज नेसेसरी और इट इज नॉट नेसेसरी। तो चलिए मैं आपको कुछ केसेस बताता हूं। एक केस है 2022 का, रिसेंट केस है, ऑलमोस्ट रिसेंट केस है। केस का नाम है सरताज खान वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, सरताज खान वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। बड़ा इंपॉर्टेंट और लैंडमार्क जजमेंट है। इस जजमेंट में ऐसा क्या है? तो इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर हम बात करें सेक्शन 188 सीआरपीसी के कंटेक्स्ट से, उसके प्रसंग से बात करें, तो एक बात ध्यान में रखनी होगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत है।
किस मामले में लेकिन जरूरत है, ये पॉइंट समझना होगा। कहते हैं कि सेक्शन 188 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन प्रीवियस सैंक्शन लेने की जरूरत है सिर्फ और सिर्फ उन मामलों में जहां पर कि पूरा का पूरा अपराध भारत की सीमाओं के बाहर किया गया होगा, भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर अगर किया गया है तब। अगर अपराध भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर किया गया है तब तो कोई समस्या ही नहीं है, प्रीवियस सैंक्शन की जरूरत ही नहीं है। लेकिन एक तीसरा सिचुएशन भी मैं आपको डिस्कस करता हूं, जिसमें क्या है कि भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर कुछ अपराध होते हैं और कुछ अपराध भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर होते हैं, यानी कुछ अपराध किया इंडिया के अंदर और कुछ ऑफेंस कमिट कर दी इंडिया के बाहर। तो वैसे मामलों में नो सैंक्शन इज रिक्वायर्ड एट एनी स्टेज फॉर द ट्रायल एंड इंक्वायरी ऑफ सच पर्सन। तो वैसे मामलों में किसी भी तरह का कोई प्रीवियस सैंक्शन लेने की जरूरत नहीं है। दिस वाज द मैटर डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस। इसके अलावा एक और मैं आपको पॉइंट शेयर कर देता हूं, केस का मैं आपको बता देता हूं। ये इससे 1 साल पहले का डिसाइडेड केस है। मैं केस का नाम बता देता हूं, थोड़ा नाम टेढ़ा है। नेरेला चिरंजीवी अरुण कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। नंबर थोड़ा लंबा है। नेरेला चिरंजीवी, नेरेला की स्पेलिंग है NERELLA, नेरेला चिरंजीवी CHIRANJEEVI, अरुण कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। 2021 का मामला है। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 188 के कंटेक्स्ट में बात करी। सेक्शन 188 CRPC के बारे में सुप्रीम कोर्ट यहां कहती है कि जहां पर अगर किसी भारत के नागरिक के अगेंस्ट में ट्रायल का मामला है और वैसे मामले हैं जहां पर कि कोई भी अपराध भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर कमिट किया गया। फिर से रिपीट कर रहा हूं, वैसे अपराध जो किसी भारत के नागरिक ने किया है और भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर कमिट किया है, अगर भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर कमिट किया है तो वैसे मामलों में भारत सरकार का प्रीवियस सैंक्शन लेना जरूरी है। भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर हो रहा है तो प्रीवियस सैंक्शन लेना जरूरी है कोर्ट को। नाउ अब सवाल ये उठता है कि प्रीवियस सैंक्शन किस स्टेज पर लेना चाहिए? क्या बिफोर टेकिंग कॉग्निजेंस बाय द कोर्ट, आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस, कब किस सिचुएशन में लिया जाना चाहिए? तो बहुत क्लियर यहां पर कहा गया है कि कॉग्निजेंस के स्टेज पर ऐसा प्रायर सैंक्शन लेने की जरूरत नहीं है। सो प्रीवियस सैंक्शन इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर द स्टेजेस आफ्टर द कोर्ट हैज टेकन कॉग्निजेंस। तो मतलब बड़ा क्लियर हो गया कि प्रीवियस सैंक्शन की आवश्यकता, प्रीवियस सैंक्शन कब रिक्वायर्ड है? जब कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया हो तब रिक्वायर्ड है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंडियन पिनल कोड के जो भी प्रोविजंस हैं वो सारे के सारे प्रोविजंस उन मामलों पर भी एप्लीकेबल हो जाएंगे जिनमें अपराध भारत के सीमाओं के बाहर किया गया हो। और आपको यहां पर एक ध्यान देने वाली बात क्या है कि भारत की सीमाओं के बाहर अगर कोई अपराध होता है तो वैसे में आपको 3 सेक्शंस को साथ में मिला करके पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए उसका रीजन मैंने बता दिया। बिकॉज सेक्शन 188 CRPC की अगर बात करें तो वो प्रोसीजर की बात करता है, सेक्शन 3 और 4 की बात करें इंडियन पिनल कोड की तो वो प्रोविजन की बात करता है। तो आई होप कि ये चीज आपको, ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आपको अगर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें, नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर के। बाकी फर्दर ऐसे वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैनल में, नेक्स्ट वीडियो में, सेम चैनल पर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स।